तो आप आसानी से देख भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें जो लाइक का टारगेट है वो है दोस्तों 1000 लाइक का टारगेट है, इससे आप जरूर पूरा कर दीजिएगा और सभी लोग अपनी तरफ से करते रहेंगे तो जरूर टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। यह है विश्व इतिहास और जो पहला है एक्सरसाइज वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण में पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते 1260 से 1321 को, मतलब इतने तक 1260 से 1321 तक को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इटली के जो महान कवि हैं दांते, उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य को लिखा, यानी कि डिवाइन काव्य नामक इनकी रचना है। तो ये आपको रखना है किसकी है, दांते की है। टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य इन्होंने लिखा है। तो एक एक लाइन में पढ़ते रहूँगा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रथम श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था, और पेट्रोक 1304 से लेकर 1367 तक था। और यहाँ पर लिखा है कि जैसे पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा जो था, ये था कौन, पेट्रोक। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एक बार में याद नहीं होगा, आप पढ़ते चलेंगे तो आपको याद होता चलेगा। पहले था दांते, दूसरा है पेट्रोक। अगला है पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, सीधे सीधे एग्जाम में बन सकता है। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो 1313 से 1375 तक, पर ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है। ये आ सकता है, बोकेशियो को माना जाता है। कहानीकार बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। बोकेशियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकियावेली, यहाँ से एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलता है। मैकियावेली 1469 से 1567 तक को माना जाता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है, एग्जाम में आता है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। तो अब दोस्तों मैं एक ही बार पढ़ूंगा क्योंकि फिर और भी ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी, तो आप बार बार इसे देख लीजिएगा। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक था, यानी कि अद्भुत प्रतिभा का धनी था, क्योंकि बहुत सारे गुण हैं, यहाँ पर लिखा भी है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा, ये एग्जाम में आता है, नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। मोनालिसा, द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। आगे है, सिरतान के गिरजाघर की छत में एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जिएटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। आगे देख लेते हैं। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्टिन लूथर ने जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया है। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर इंग्लैंड की
अमर कीर्ति है। इंग्लैंड के रोजर ब्रेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो 1564 से लेकर 1642 तक रहे थे। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया है। अब हम पहुंच गए अगले पेज पर। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, पेज वही है लेकिन जो इस साइड दिया है लूसेंट का, वो अब अगले साइड से हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने बुक खुली है और आप बुक से ही पढ़ रहे हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर 1571 से 1630 तक ने गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन 1642 से 1726 तक गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये तो खैर आपने बचपन से पढ़ा होगा, का पता लगाया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। अभी हम देख चुके हैं ऊपर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलाडर्स कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। अमेरिकी वेस्पुसी इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति यही मैगलन था, जिसने प्रशांत महासागर का नामकरण ये स्पेन निवासी मैगलन ने किया। और समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला भी यही था। अब हम अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। यह अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। रेड इंडियन आता भी एग्जाम में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली। ये भी सीधे सीधे आता है एग्जाम में। 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार नेचुरल राइट के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। अब हम आगे देख लेते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनुले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेश वासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया था। सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर का नारा दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर का नारा इन्होंने दिया था, सैमुअल एडम्स ने। अगला है नोट, यहाँ पर दिया हुआ नोट में। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। अगला देख लेते हैं आगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की रचना की। अगला देख लेते हैं यहाँ पर। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने।
तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। बोस्टन की चाय पार्टी थी जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। अभी हम सैमुअल एडम्स के बारे में ऊपर भी देख चुके हैं। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। अब हम पहुंच गए अगले पेज पर। ये हम एक पेज इसका देख चुके हैं, ज़्यादा पेज नहीं है, बहुत कम समय में ही आपका पूरा हो जाएगा। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लैंगिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया अमेरिका का घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। अगला देख लेते हैं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे आता है। संसार में सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। अगला देख लेते हैं यहाँ पर। तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना में राज्य से हुई थी। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ था। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। बहुत बार आयोग यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है, ये लाइन पूरी आती है। प्रजातंत्र का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विनक्लिज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दी थी। अगला देख लेते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अगला देखते हैं। 2 एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई हैं। अब है हमारा फ्रांस की राज्य क्रांति। तो फ्रांस की राज्य क्रांति देख लेते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। तो ये भी आता है किसके समय में हुई, तो लुई 16वां। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे लुई 14वां, सब वगैरह वगैरह जो भी है। और इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया गया और तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस राज्य क्रांति की देन है। एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन लुई 14वां का है, तो ये भी आ सकता है। राजा की निरंकुशता एवं स्वच्छालिता पर अंकुश लगाने के लिए पालरमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था।
न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे। अब आगे देख लेते हैं। वर्सी के शीश महल का निर्माण लुई XIV ने कराया था। वर्सी के शीश महल का निर्माण लुई XIV ने कराया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई XIV ने बनाया था। लुई XVI 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई XVI की पत्नी मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया ये अलग है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। और राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राजदरबार था। लुई XVI को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। अब देखिए यहाँ पर ये जो लुई XVI को भी देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। अगला, टेले एक प्रकार का भूमि कर था और टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था। अंतर है, टेले जो था वो भूमि कर था और टीथे जो था एक धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वोल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। अगला है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह है वोल्टेयर की है, तो यह उक्ति जो है वोल्टेयर की है, तो ये भी आपको एग्जाम में दिखने को मिल सकता है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, तो ये वोल्टेयर ने कहा था। अगला, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये रूसो की पुस्तक है, आयोग प्रश्न पूछ चुका है। एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये वोल्टेयर की रचना है, वोल्टेयर की। अगला, कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कानून की आत्मा ने की थी, जिसमें सरकार के तीनों अंगों, जैसे कि 3 अंग कौन कौन से होते हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पोषण किया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय अभिजात वर्ग, जबकि तृतीय स्टेट, इसमें देश की जो 90% जनता थी वो इसमें थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर सभी शामिल थे, यानी कि किसी को भी इसमें नहीं छोड़ा। नोट में देख लेते हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिव्रे थी। अगला देख लेते हैं, स्टेट्स जर्नल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में हुई थी। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांसी की देन है। नापतौल की जो दशमलव प्रणाली है वो फ्रांसी की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हरडर को कहा जाता है। हरडर को नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिया द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। कॉर्सिया द्वीप की जो राजधानी है अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। आगे देख लेते हैं। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी जरूर करेगा। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए कौंसल बना। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। कब बना? 1804 में नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने ही जो है इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। अगला देख लेते हैं। नेपोलियन की पत्नी जोजोफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की थी नेपोलियन ने, पहली पत्नी को तलाक देकर। ट्राफलर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ।
नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज़ी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों पूरी तरह पराजित होना पड़ा। आगे देख लेते हैं। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिक नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना, वरना बंदे में दम है। अगला है, अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया और वहां 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कारपोल के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपोलियन का कहानी का अंत हो गया 1821 में। अगला देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेपोलियन भी उस समय था जब उस समय हमने देखा शुरुआत से ये, वरना उत्तराखंड में किनका शासन चल रहा होगा उस समय, अंग्रेजी थे, फिर उसके बाद सुदर्शन था आगे थे, जैसे 1815 के बाद से, फिर 1821 में, तो 1815 में है 18 जून को। अगला देख लेते हैं यहाँ पर। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। और यहाँ पर है, इंग्लैंड के वाणिज्यिक एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वीना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में कांग्रेस के प्रभुत्व को समाप्त किया। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। आगे है एक्सरसाइज नंबर 4, इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। महत्वपूर्ण है, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। जिनेवा वही जहाँ बहुत सारे संगठन आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमोंट ने राज्य ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काउर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काउर, गैरीबाल्डी को दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने की थी। गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम के संगठन नहीं, गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था गैरीबाल्डी ने। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी था। विक्टर एमुलियन सार्डिनिया का शासक था। आगे देखते हैं यहाँ पर। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। आगे है यहाँ पर। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह जो कथन है यह है जोसेफ मेजनी का। एग्जाम में बन सकता है प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखिएगा। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, ये कहा था जोसेफ मेजनी ने। आगे देखते हैं। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काउर ने किया। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगली एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटे छोटे ही हैं। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री बना था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो पर्सा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के राष्ट्र का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी को में पहनाया गया था। 1871 में बिस्मार्क को सबसे अधिक जो भय था, जो उसको डर था, वो था फ्रांस से। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक
नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य का ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में पर्सा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रिटेनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। फ्रांस एवं पर्सा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण किया। आगे देखते हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और पर्सा के बीच हुई और सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। अब अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6 देखते हैं। रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति अब देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर रूसी क्रांति समाजवाद का सर्वप्रथम शब्द का जो सर्वप्रथम है रॉबर्ट ओवन ने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। अगर मेरे भाई सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, हो सके तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स से प्रश्न आता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था और जो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है जैसे दास कैपिटल है, कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो नामक भी पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पर साफ साफ इसे लिखा है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। लंदन में फैबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। ये भी आ सकता है एग्जाम में, जैसे अभी हमने मेजनी का नारा दिखा था ऊपर। तो ये जो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। अगला है यहाँ पर रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है एग्जाम में प्रश्न यहाँ से। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। ये वाला नारा एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। आगे है यहाँ पर रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेलिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। इसका नाम आपने और जगह भी सुना होगा, लियो टॉल्स्टॉय का नाम। अगला है शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में
रूस में हुई थी। यह दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक और जो यहाँ पर मेंशेविक है इसका अर्थ होता है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक का बहुसंख्यक और मेंशेविक का अल्पसंख्यक। अगला है यहाँ पर बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था और 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। राइट्स ऑफ मैन का जो लेखक है वो टॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉटस्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो, युद्ध का अंत करो। ये लेनिन का जो नारा था। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजल्स। कौन? फ्रेडरिक एंजल्स। तो ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। एक्सरसाइज नंबर 7 है हमारी ये। अब देख लेते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। यह आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, वैसे भी पढ़ा ही होगा लगभग सबने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशकों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की जो विधि निकाली। 1761 ईस्वी में ब्रेंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन रॉकेट बनाया था। जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 में। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जो जर्मनी था वो इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कार, इनको देख लेते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आ रही इंग्लैंड की क्रांति। तेज चलने वाला शटल आविष्कार किया था इसका जॉन ने और वर्ष है 1733 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्ज, ये जो इसका वर्ष है आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्ज ने और 1765 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी पानी की शक्ति से चालित यानी कि पानी की शक्ति चलता था। रिचार्ड ऑर्कराइट ने 1767 ईस्वी में। स्पिनिंग म्यूल क्रॉम्पटन 1776 ईस्वी में। घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला करघा कार्टराइट ने किया था इसका आविष्कार। सन का कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पर। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। अब है इंग्लैंड की क्रांति। अभी हमने देख लिया यहाँ पर औद्योगिक क्रांति। अब हम देखेंगे यहाँ पर इंग्लैंड की क्रांति, जो अगला हमारा एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 8 है। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। अगला है सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1765 से लेकर 1756 से लेकर 1763 में हुआ था। तो मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 में हुआ था। गुलाबों का युद्ध जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में, गुलाबों का युद्ध। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1815 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वधारण के अधिकार का घोषणा पत्र है। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में उनके संसद हाटों की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की
जो है फांसी की सजा दी गई। अब देखो यहाँ पर राजा को भी फांसी की सजा दी गई। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैविलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया था। अब अगला एक्सरसाइज नंबर है एक्सरसाइज 9, इसको देख लेते हैं। अब है यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध, तो यहाँ से भी प्रश्न आता ही है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को। बहुत कम लोगों को, ज़्यादातर 1914 लोगों ने रटा है। तो यहाँ पर डेट दी हुई है 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला और इसमें जो है 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ये हुई थी। अगला, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार ऑर्किड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सरोजियो में 28 जून 1914 को जो हत्या की गई थी उसके इसलिए हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बढ़ गया था, एक तो मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवी राष्ट्र। अब यहाँ से आता है कि प्रश्न है जो मित्र राष्ट्र है इस साइड से कौन थे, ध्रुवी राष्ट्र से कौन थे, तो जल्दी से इन्हें भी देख लेते हैं। ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था, तो जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देश कौन से थे ध्रुवी राष्ट्र में, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, तुर्की है और बुल्गारिया और इटली। तो ये तो थे कौन से, ध्रुवी राष्ट्र में। अब देख लेते हैं यहाँ पर मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड हो गया, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है और फ्रांस है। अगला है गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904-05 का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। अगला, मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914, जर्मनी ने जो रूस पर आक्रमण किया था वो किया था 1 अगस्त 1914 में, एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इंग्लैंड कब शामिल हुआ, तो 4 अगस्त को। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इटली जो है जो मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। कौन था, वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। कब, 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और अमेरिका मित्र राष्ट्र में था, अभी हमने देखा ही था। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज में मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति वो अमेरिका के थे। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की, 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो उसके बाद विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया और फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया।
आगे है यहाँ पर 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों के शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तय कर रहे थे। तो ये 3 ही देश तय कर रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, और जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे वो थे जॉर्ज फ्लेमेसो। आगे देख लेते हैं। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। तो वर्साई की संधि ये भी आता है एग्जाम में। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई और संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उसने वायुसेना एवं पनडुब्बियों को रखने के अधिकार छीन लिए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। अभी हम उसके बारे में भी देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। यहाँ पर देख लेते हैं चीनी क्रांति। चीनी क्रांति अगला एक्सरसाइज 10 है हमारा। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का जनक सनायत सेन था। कौन था? सनायत सेन था, आता है एग्जाम में। 1905 ईस्वी में सनायत सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन के मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 में सनायत सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। कोविनेट लीग सोसाइटी का संस्थापक सनायत सेन था। कौन था? तो सनायत सेन था। 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन सील सी काय के समर्थन में सनायत सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 में सनायत सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी भी आती है, कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की सनायत सेन ने 1912 में। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सनायत सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सनायत सेन के 3 सिद्धांत थे। एक तो राष्ट्रवाद है, लोकतंत्रवाद है और सामाजिक न्याय है। डॉक्टर सनायत सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है चीन का राष्ट्रपिता? तो ये सनायत सेन को कहा जाता है। अब यहाँ पर बॉक्स में देख लेते हैं, थोड़ा दिया हुआ जो तांग वंश। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं सदी तक चला, सत्ता में रहा और इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। डॉक्टर सनायत सेन की मृत्यु 1925 में हो गई। डॉक्टर सनायत सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला था, च्वांग काई शेक ने। और अगला है 1927 में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। कब हुआ? तो 1928 में शुरू हुआ। 1925 में हुआन के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। अब माओ त्से तुंग की एंट्री होगी यहाँ पर। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 में हुनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? हुनान में। च्वांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नॉन किंग में संभाली। माओ त्से तुंग का जन्म हुनान में हुआ था। ये थोड़ा यहाँ पर फिर से आ गया। च्वांग काई शेक ने केंद्र सरकार की सत्ता नॉन किंग में संभाली। अगला यहाँ पर च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की। कहाँ की? तो फार्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन करने के लिए च्वांग काई शेक ने बलूसर्ट आतंकवादी दल का गठन किया।
माओ से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान में माओ से तुंग का जन्म भी हुआ था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। कब हुई थी? तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी 1921 में। अगला एक्सरसाइज है तुर्की। अब हम तुर्की के बारे में ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तुर्की है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। पान इस्माइलिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क या तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि 19 मई 1881 में सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली रजा था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। 1923 में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की को गणतंत्र की घोषणा हुई। 23 अक्टूबर 1930 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत समाप्त कर दिया। 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। कौन हुआ? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। अब महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं इनके द्वारा जो किए गए हैं। 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना की। अगला है 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना। 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से लागू हुआ। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। क्या था? कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। 1925 में लगाया गया था। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हो गई। अगला एक्सरसाइज है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। अब देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय, तो इसे भी देख लेते हैं। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के, महत्वपूर्ण है हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के बुर्ना नामक शहर में हुआ। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में, हिटलर उसमें जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया।
धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर नेता बन गया, यानी कि फ्यूहरर नेता बन गया। आगे देख लेते हैं। 1923 में हिटलर लुडेनडार्ग के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ, हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की। ये भी आता है एग्जाम में कि मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, आता है एग्जाम में, तो हिटलर की है। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1997 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। अगस्त 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु ने पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। नाजी दल का प्रचार कार्य गोबेल्स संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 ईस्वी में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साई की संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। आगे देख लेते हैं। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली, जापान के बीच कॉमिटर्सन विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। कौन हुआ? तो ऑस्ट्रिया हुआ। अगला है, एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ यहूदी विरोधी नीति था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। अब बताओ, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। अगला आप देख लेते हैं। हिटलर की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई है। अब है जापानी साम्राज्यवाद। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और बचा है, देख लीजिए। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ। 1863 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोला। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मूत सुहितो ने की। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 में जापान ने रूस को हराया। कब हराया? तो 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। जापान समझ सकते कि आप कितना छोटा है और रूस को हरा दिया। चीन को हरा सकता है जापान, चीन को कई बार। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा ये हुई थी। जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। किसने दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त, ये तो खैर बहुत बार आता है, बहुत लोगों को याद होगा। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था। और अगला, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। अब हम द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे यहाँ पर। तो हिरोशिमा पर जापान ने जो पहला अणु बम गिराया था वो गिराया था 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने। अब देख लेते हैं यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। कब? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था।
इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था, ये भी आता है एग्जाम में। आगे देखते हैं यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, ये भी आता है। द्वितीय विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोम्पेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। क्या रखा गया था? तो डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का जो पहला शिकार था वो स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 को में आक्रमण कर दिया और फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। आगे देख लेते हैं यहाँ पर, जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 को हुआ। कब हुआ? अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 का हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक हवाई अड्डे पर जबरदस्त हमला था। ये पर्ल हार्बर वाला आप देखिएगा कभी इसको यूट्यूब पर। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक हवाई अड्डे पर जबरदस्त हमला था। तो 7 दिसंबर को पहले जापान ने किया, फिर 8 दिसंबर को सीधे अमेरिका, सीधे दूसरे दिन ही शुरू हो गया अमेरिका भी। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। यहाँ पर नोट में देख लेते हैं, रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए और 1939, 1933 से 1935 तक इस पद पर रहे। अभी आप देखते हैं कि वर्तमान में जो 2 ही बार बन सकते हैं राष्ट्रपति उधर, वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 से ज़्यादा बार इस पद की शोभा बढ़ाई। इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से था। अगला, इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी नीति का विचारक सेली सेवरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापानी था। कौन था अंतिम देश मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला? ये था जापानी था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, अभी हमने ऊपर भी देखा था पर बम नहीं आया था उसमें, ये सिर्फ डेट पड़ी थी कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, और लिटिल बॉय में यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लेटूनियम 235 नामक एटम बम गिराया था। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 को, ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, इतना ही लास्ट है। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को येदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिस्रो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। जापान के जो प्रधानमंत्री थे एडमिरल सुजुकी ने इन्हें त्यागपत्र दे दिया।
अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। अब जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा है तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जरूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि किन किन लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर आपको नहीं आता है गूगल कीजिए, आसानी से मिल जाएगा बुक में आसानी से। बाकी मैं इसमें आगे पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा है नहीं कि आपको ये भी मिलेगा, चिंता ना करें। तो आज हमारा विश्व इतिहास पूरा हो गया है। बाकी अगला जो आएगा आपके लिए दोस्तों वो आएगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान लगभग 6 से लेकर 8 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा, उसके लिए चिंता मत करें। भारतीय संविधान 6 से 8 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। और बाकी आप इसमें कमेंट में बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, लाइक करके जरूर जाएगा। टारगेट है 1000 लाइक का, और अपनी तरफ से पूरा कर दीजिएगा। हो सके तो एक शेयर भी जरूर करिएगा इसको, वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आप जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, और अगर एक बार आपको याद ना हो तो आप 10 बार देखिए, 10 बार में भी ना हो तो 50 बार देखिए, पर याद जरूर कीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।